हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आज दोस्त एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट करने ITCS यूनिट 2 और आपका पूरा यूनिट 2 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो तो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जा करके देख लीजिए। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपका स्टेट फॉर्मेशन कि कितने यहाँ पे स्टेज होती हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे प्लस जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बताऊंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। सारे क्वेश्चन क्लास से ही आएंगे, ठीक। तो पूरा विश्वास के साथ देखिए क्लास को और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। तो स्टेट फॉर्मेशन कितने यहाँ पे स्टेज होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, ये मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक। तो आज बताऊंगा आपको हड़प्पा स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और वेद के बारे में। और यहाँ देखिए अगला यहाँ क्वेश्चन है वेद और यहाँ पे उपनिषद। तो आज ये सब बताऊंगा और एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। सेवन लिम्स क्या होते हैं ये आपका यूनिट 1 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये मैंने पूरा बता दिया आपको। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए कि भारत में स्क्रिप्ट का और यहाँ पे भाषा का किस प्रकार से विकास हुआ। तो लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं वही हमारा लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज क्या होता है, कम्युनिकेशन मेथड होता है। और यहाँ देखिए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होता है, तो स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि। इसका मतलब क्या होता है, लिपि होता है और इसी की सहायता से लैंग्वेज को लिखते हैं। और जो यहाँ पे लिपि होता है क्या होता है, कई सारा कैरेक्टर का करेक्शन होता है, कई सारे अल्फ़ाबेट का यहाँ पे सेट होता है और लिपि की सहायता से एक से अधिक लैंग्वेज को यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए इंडस स्क्रिप्ट, सबसे पहले जो यहाँ पे आदिमानव थे, आदिमानव, तो इन्होंने लैंग्वेज सीखा और लैंग्वेज सीखने के बाद आपस में कम्युनिकेशन करने लगे। और उसके बाद पेड़ों पे, पत्थरों पे, रॉक्स पे इन लोगों ने यहाँ पे पिक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पिक्चोरियल मतलब रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पाया गया चिन्ह, यानी कि राइटिंग सिस्टम पाया गया। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले यहाँ क्या पाया गया, राइटिंग सिस्टम पाया गया, राइटिंग सिस्टम पाया गया। और यहाँ देखिए रहमन देरी, ये पहले यहाँ पे इंडिया में थी बट यहाँ पे डिवाइड होने के बाद ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे जब खुदाई हुई तो यहाँ पे देखा गया, यहाँ बर्तन मिले, उस बर्तन पे यहाँ पे चिन्ह थे। और जो यहाँ बर्तन थे ये बर्तन यहाँ पेंटेड थे, यानी पेंट किए गए थे। और यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे के द्वारा, यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ, इसके द्वारा देखा गया कि इस बर्तन पे मैच्योर इंडस सिंबल सिस्टम पाए गए। और फिर जब यहाँ पे खुदाई हुई, मतलब वहाँ पे इसका सर्वे हुआ, तो यहाँ पे देखा गया क्या कि हड़प्पा पीरियड में सीलिंग पे, सील पे यहाँ पे राइटिंग सिस्टम पाए गए थे। और यहाँ देखिए इंडस स्क्रिप्ट में 5 यहाँ पे छोटे छोटे क्या थे, सिंबल थे, जिनको जज करने में, समझने में कठिनाइयों का सामना करना, मतलब यहाँ पे कठिनाइयों का सामना हो रहा था कि क्या लिखा गया है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया कि ये जो चिन्ह थे ये किसी को सिम्बलाइज कर रहे थे। और यहाँ पे बड़े बड़े स्क्रिप्ट पाए गए थे। तो इसको आगे देखिए। अब यहाँ देखिए हड़प्पा स्क्रिप्ट में, हड़प्पा स्क्रिप्ट में या फिर इंडस स्क्रिप्ट में यहाँ 5 छोटे छोटे क्या मिले, सिंबल मिले। तो इसको समझने में, इसको जज करने में बहुत ही कठिन हो रहा था कि क्या ये सिंबल स्क्रिप्ट है या फिर किसी चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है। और हमारा बड़ा बड़ा सिंबल मिला, 24 से लेकर के 34 सिंबल गुजरात की धोलावीरा मिला। और इसमें जो यहाँ पे सिंबल मिले बहुत ही बड़े बड़े पिक्चोरियल थे और स्टोन के बहुत बड़े क्या थे, यहाँ पे स्लेब्स मिले, स्टोन के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे स्लेब्स मिले। और जो यहाँ पे हड़प्पा स्क्रिप्ट है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हड़प्पा स्क्रिप्ट है, वहाँ पे देखा गया राइट टू लेफ्ट राइटिंग सिस्टम, राइट टू लेफ्ट राइटिंग सिस्टम। यहाँ कैसे पता चला कि इसका जो राइटिंग सिस्टम है राइट टू लेफ्ट है, देखिए लेफ्ट कंप्रेस्ड साइड से। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ कुछ चीज़ लिख रहा हूँ इस टाइप का, ऐसे मैं लिखा और फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट किया लिखने के लिए, फिर मैं यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे खाली है। यानी कि इससे पता क्या चलता है, जो यहाँ पे राइटिंग सिस्टम है ये राइट टू लेफ्ट है। तो जो यहाँ पे इंडस स्क्रिप्ट थी या फिर हड़प्पा स्क्रिप्ट थी, इसकी जो राइटिंग सिस्टम थी राइट टू लेफ्ट थी। और यहाँ पे टोटल 400 क्या थे, यहाँ पे सिंबल थे, साइन थे। और कुछ लोग का मानना है कि जो यहाँ पे इंडस स्क्रिप्ट है क्या है, नॉन लिंग्विस्टिक है, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, यानी कि ये किसी चीज़ को यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहा है। और कुछ लोग का मानना है कि जो इंडस स्क्रिप्ट है क्या है, लिंग्विस्टिक है, यानी कि लैंग्वेज को बता रहा है। तो जो यहाँ पे नॉन लिंग्विस्टिक है, जैसे कि यहाँ पे किसी चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, जैसे कि फैमिलीज हो गई, क्लान्स हो गई, गॉड्स हो गई, रिलीजियस कॉन्सेप्ट हो गई, तो इसी को बोला था नॉन लिंग्विस्टिक। तो यहाँ पे कई लोग आए, उन लोग का मानना है कि जो यहाँ पे इंडस स्क्रिप्ट है नॉन लिंग्विस्टिक है। और यहाँ कुछ लोग का मानना है कि जो यहाँ पे इंडस स्क्रिप्ट है क्या है, लिंग्विस्टिक है, यानी कि ये लैंग्वेज है। और कुछ लोग का यह मानना है कि यहाँ पे हड़प्पा यानी कि इंडस स्क्रिप्ट सबसे पहले आई या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट सबसे पहले आई।
तो यहाँ कई सारे डिबेट्स हैं। अब आगे देखिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट या फिर द्रविड़ियन स्क्रिप्ट। अब यहाँ देखिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होता है कि जो हमारे इंडिया की स्क्रिप्ट है, जितने सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट है इंडिया की, उस सारी स्क्रिप्ट का ओरिजिनेटर कौन है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यानी कि इंडिया की जितनी सारी स्क्रिप्ट है उस सारी स्क्रिप्ट का ओरिजिनेटर कौन है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अब जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, ये कहाँ डेवलप हुई है? तो नॉर्थ इंडिया में और यहाँ पे साउथ इंडिया में डेवलप हुई है। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया है, इस नॉर्थ इंडिया में लिखते थे एंगुलर के फॉर्म में और साउथ इंडिया में लिखते थे सर्कुलर के फॉर्म में। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किसने यहाँ पे वर्णन किया है? तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में इसको मतलब यहाँ पे डिप्राइव किया है या फिर वर्णन किया है। और यहाँ देखिए अशोक के टाइम में, यहाँ पे अशोक का पीरियड था 250 से लेकर 232 BC तक था, तो इसके रॉक पे क्या मिले? ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिले। इसके जो रॉक्स थे, चट्टान थी, उस पर यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिली। और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है लिखी जाती है कैसे? लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट से लेकर के राइट तक। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ ब्राह्मी है, इसका मतलब क्या होता है? अवगिधा होता है, अवगिधा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने सारे लेटर थे उन सभी लेटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉन्सोनेंट में और यहाँ पे वावेल में। तो इस वावेल का मतलब क्या? वो मात्रा, जो मात्रा यहाँ पे संस्कृत में यूज होती थी उसके मंत्र में। तो यहाँ पे ब्राह्मी है, इसका मतलब क्या होता है? अवगिधा होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसमें जितने सारे डैश थे वो सारे यहाँ पे देखिए डैश का प्रयोग यहाँ पे होता था और यहाँ पे कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे पाया गया, डैश और यहाँ पे कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे पाया गया। जैसे कि यहाँ पे फ्लावर मार्क है तो यहाँ पे इंडिकेट करता है किसको? इंड को। और यहाँ पे सर्कुलर मार्क है, यहाँ पे सर्कुलर मार्क है, यहाँ पे इंडिकेट करता है किसको? फुल स्टॉप को। यहाँ फ्लावर मार्क है यहाँ पे इंडिकेट करता है किसको? इंड को, यानी कि पूरा का पूरा खत्म हो गया। और जो यहाँ पे सर्कुलर मार्क है यहाँ पे इंडिकेट करता है फुल स्टॉप को। और आगे चल के यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसका उपयोग होने लगा प्राकृत में और यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज लिखने में। यानी आगे चल के जहाँ ब्राह्मी लिपि है इसका यूज होने लगा कि कहाँ पे? प्राकृत में, और यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज को लिखने में यूज होने लगा। और जो यहाँ जितने सारे यहाँ पे एपिग्राफर हैं वो यहाँ बताते हैं कि इंडिया की जितनी सारी स्क्रिप्ट हैं वो सारी स्क्रिप्ट कहाँ से ड्राइव की गई हैं? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ड्राइव की गई हैं। तो यहाँ देखिए देवनागरी इसकी है टाइप, यानी कि देयर आर 2 मेन फैमिलीज ऑफ स्क्रिप्ट। इसके यहाँ पे 2 फैमिली यहाँ पे हैं। पहला हमारा हो गया देवनागरी और दूसरा हमारा हो गया द्रविड़ियन। तो देवनागरी कहाँ पे है? मतलब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हिंदी हो गई, तो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है क्या है? देवनागरी है। गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, डोगरी है, पंजाबी है। सो दीज आर दी देवनागरी। ठीक, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया की और यहाँ पे वेस्ट इंडिया की स्क्रिप्ट है। और दूसरा हमारा है द्रविड़ियन, यानी कि ग्रंथ का और जो यहाँ पे वाटू लेट्टू है इसका ये यहाँ पे स्क्रिप्ट है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए वेद। तो वेद क्या होता है? संस्कृत लिटरेचर का सबसे पुराना लिटरेचर होता है। संस्कृत लिटरेचर का सबसे पुराना लिटरेचर होता है, साहित्य होता है। कुछ लोग का मानना है जो यहाँ वेद होता है ये वेद क्या है? अमर है, इमेमोरियल है, इमेमोरियल है। कुछ लोग का मानना है कि वेदों कौन लिखा है? वेद को तो भगवान लिखा है, गॉड ने लिखे हैं। ठीक, कुछ लोग का मानना है कि जो है ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी ने वेद को लिखे हैं। तो ब्रह्मा जी से, कुछ लोग का मानना है कि ब्रह्मा जी से इनकी बातों को सुन करके ऋषि मुनि सुने और ऋषि मुनियों से इनके शिष्यों में आया और यहीं से वेद की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक, और वेद में क्या होता है? बहुत सारा नॉलेज होता है। हमारे लाइफ का जितना सारा एस्पेक्ट है वो सारा एस्पेक्ट इस वेद में लिखा गया है। तो वेद का मतलब क्या होता है? वेद का सिंपल मतलब होता है नॉलेज। इस संस्कृत वर्ड से लिया गया है VID से, VID से लिया गया है। इसका मतलब होता है फाइंडिंग करना, जानना और यहाँ पे ध्यान से समझना। तो इसका मतलब यही हुआ, वेद का मतलब क्या हुआ? नॉलेज होता है। और संस्कृत के वर्ड से VID से लिया गया है, इसका मतलब होता है समझना होता है, फाइंड करना होता है, जानना होता है, समझना होता है। और 4 प्रकार के यहाँ वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनका सभी पूरा कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका पूरा कॉम्बिनेशन बोला जाता है चतुर्वेद। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ जो वेद होता है इस वेद में क्या क्या शामिल है? इस वेद में ब्राह्मण्स और यहाँ पे देखिए ब्राह्मण्स हो गया, उपनिषद हो गया और यहाँ पे आर्यंक हो गया। ब्राह्मण्स, उपनिषद और यहाँ पे आर्यंक यहाँ पे शामिल है। ठीक, अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे वेद होता है इस वेदों की जो यहाँ पे एंशियंट लेयर होती है, एंशियंट लेयर, इसको माना गया है किसको? संहिता को। यहाँ देखिए संहिता को माना गया है। तो यहाँ पे होता है सम, इसका मतलब क्या होता है? करेक्ट होता है या फिर प्रॉपर होता है, यानी ढंग से। और दूसरा हमारा होता है हित, इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। तो सम का मतलब क्या होता है? करेक्ट या फिर प्रॉपर। और जो यहाँ पे हित होता है इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, एक सिस्टमेटिक वे से। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सबसे पहला हमारा वेद होता है ऋग्वेद
और ऋग्वेद क्या होता है, इंडो आर्यन सिविलाइजेशन सबसे पुराना टेक्स्ट होता है। ऋग्वेद जो होता है ये संस्कृत के 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा होता है ऋग और दूसरा हमारा होता है वेद। तो ऋग का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रेज करना, फिर साइन करना। और वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। अब जो यहाँ प्रशंसा की जाती है, किसकी की जाती है, किसके लिए की जाती है, हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पे युद्ध में जीत करने, मतलब यहाँ पे विक्ट्री करने के लिए यहाँ पे लोग प्रशंसा करते थे। किससे, भगवान से। और अपने बारे में बेनिफिट मांगते थे कि हमारे भला हो जाए, हमारा हेल्थ सही रहे, लॉन्ग लाइफ रहे, वेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और युद्ध में जीतने के लिए। ठीक। और ऋग्वेद में कितने यहाँ पे हाइमन्स हैं, 1028 हाइमन्स हैं। और यहाँ पे 10,600 क्या है, वर्सेस है, मतलब यहाँ पे कविताएं हैं। और इसको यहाँ पे 10 भिन्न भिन्न मंडलों में डिवाइड कर दिया गया है। और जिसके मंत्र होते थे ऋग्वेद में, इसको मंत्र को बोला जाता था। लेकिन सामवेद में क्या हुआ कि ऋग्वेद के मंत्र को क्या हुआ, गाया जाने लगा। लेकिन ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद में मंत्र को यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, ऋग्वेद में जो यहाँ पे हाइमन्स थे, ये हाइमन्स यहाँ पे समर्पित थे किसके, देवताओं के लिए। जैसे कि यहाँ पे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, सोम हो गए, वरुण हो गए, और यहाँ पे सूर्य हो गए, और जितने सारे यहाँ पे अलग अलग भगवान लोग थे। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 BC में था, कंपोज था। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि इसका टाइम पीरियड है 1700 BC से लेकर के यहाँ पे 1100 BC के बीच। अब जो यहाँ पे ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद ये जितने सारे यहाँ पे ओल्ड वैदिक सिविलाइजेशन थे, इसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है। और जो यहाँ पे ओल्ड आर्यन सिविलाइजेशन थे, इसके बारे में पूरा यहाँ पे पिक्चर प्रोवाइड करता था कि उनकी रिलीजन क्या थी, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी बिहेवियर कैसी, मतलब बिहेवियर कैसी थी, व्यवहार कैसे था। तो इन सभी के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, ऋग्वेद। ठीक। और ऋग्वेद में जितने सारे आप मंत्र थे, जितने सारे आप मंत्र थे, वो सारे मंत्र अभी भी हिंदू सेरेमनी में मतलब यहाँ बोले जाते हैं, गाया नहीं बोले जाते हैं। तो ऋग्वेद में जितने सारे आप मंत्र थे, हाई मंत्र थे, अभी भी हिंदू सेरेमनी में या फिर सनातन धर्म में अभी भी बोले जाते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा हमारा वेद होता है सामवेद। तो जो यहाँ पे सामवेद होता है, इस सभी वेदों का दूसरा सीरीज होता है। तो पहला हमारा ऋग्वेद हो गया, दूसरा हमारा हो गया सामवेद। तो जो यहाँ पे सामवेद होता है, ये वेदों क्या है, चैंट्स है या फिर मेलोडियस है, और जिसमें पुस्तक लिखी गई हैं, ये सारी पुस्तक कैसे यहाँ पे हैं, बुक्स ऑफ सॉन्ग में। यानी कि जो यहाँ पे सामवेद है, यहाँ पे रिफर करता है बुक्स ऑफ सॉन्ग में। और संस्कृत से 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा समन, समन इसका मतलब क्या होता है, सॉन्ग होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, वेद होता है। तो वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। तो जो यहाँ पे सामवेद है, सामवेद क्या करता है, जो यहाँ पे ऋग्वेद जितने सारे हाइमन्स थे, यहाँ पे इसके जो कवि थे, मंत्र थे, ये सारे मंत्र यहाँ बोले जाते थे। लेकिन साम मंत्र में, सामवेद में इन सभी हाइमन्स को यहाँ पे गा के बोला गया, मतलब गाया गया गाना की तरह। ठीक। तो ऋग्वेद में क्या था, जितने सारे मंत्र थे, जितने सारे वर्सेस थे, हाइमन्स थे, इस सभी मंत्रों को यहाँ बोला जाता था। लेकिन सामवेद में इन सभी को गाया जाने लगा, एक यहाँ पे सुर में। ठीक। और इसमें 1875 क्या थे, यहाँ पे सामवेद में वर्सेस थे। और यहाँ सामवेद को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 2 पार्ट में। पहला हमारा समन, इसका मतलब क्या होता है, सॉन्ग होता है। और दूसरा हमारा होता है अरिका, अर्चिका होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें हाइमन्स लिखे गए हैं वो कविता के फॉर्म में है, यानी कि एक सिंगिंग फॉर्म में यहाँ बोला जाता है इसको। और इसमें 1875 क्या इसमें है, टोटल वर्सेस हैं। इसमें 1171 यहाँ पे ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी कि 1875 वर्सेस में से 1171 कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। और जो यहाँ पे 99 वर्सेस हैं, इन 99 वर्सेस को ना यहाँ पे सामवेद से लिया गया है, ना यहाँ से ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक। और जो यहाँ पे सामवेद, जो यहाँ पे हाइमन्स थे, इन हाइमन्स गाने के लिए एक यहाँ पे सिंगर थे, मतलब जो यहाँ पुजारी लोग थे, यहाँ पे गाते थे एक ऊंची आवाज़ में, मीठे स्वर में, उन्हीं को बुलाया जाता था और मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ठीक। और इंडियन म्यूजिक का, डांस का, ये सारा चीज़ यहाँ से सामवेद से, मतलब इसी का देन है, सामवेद का। और आज भी हम लोग यहाँ से सामवेद का, मतलब जितना सारे यहाँ पे उच्चारण है, हाइमन्स है, आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। और म्यूजिकल का, क्लासिकल का, ये सारा चीज़ यहाँ पे सामवेद से लिया गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। तो यहाँ पे 2 शब्दों से क्या है, कंपोज्ड है। पहला हमारा यजुस और दूसरा हमारा वेद है। तो यजुस का मतलब क्या होता है, यज्ञ होता है। और दूसरा हमारा वेद होता है। तो वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। ठीक। और जो यहाँ पे यजुर्वेद है, यहाँ पे इसको बोला जाता है बुक ऑफ रिचुअल्स। एंड जितने सारे यहाँ पे कर्मकांड होते हैं, उन सभी कर्मकांड का क्या है, बुक है। जैसे कि यहाँ पे गृह प्रवेश करना हुआ, शादी करना हुआ, तो इन सभी के लिए अलग अलग मंत्र लिखे गए हैं। यानी कि इसको बोला जाता है बुक ऑफ रिचुअल्स। अब ये सारे यहाँ पे बुक जो यहाँ पे रिचुअल्स के हैं, इसको प्रैक्टिकली गाइड बुक ऑफ द प्रिस्ट, यानी कि जो यहाँ प्रिस्ट होते हैं, जो यहाँ पुरोहित होते हैं, उसको यहाँ पे ये लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, यही लोग उसको फॉलो करते हैं। और इसका जो पीरियड है कंपोस्ट का 1200 से लेकर के 800 BC के बीच में है।
और इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा है कृष्ण यजुर्वेद, देखिए पहला हमारा है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हमारा है शुक्ल यजुर्वेद। तो जो यहाँ पर होता है कृष्ण यजुर्वेद, इसको बोला जाता है ब्लैक यजुर्वेद। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने सारे वर्सेस हैं, कविताएं हैं, वो यहाँ पे अनक्लियर हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरा हमारा होता है शुक्ल यजुर्वेद, इसको बोला जाता है वाइट यजुर्वेद। तो इसके अंदर जो यहाँ पे कविताएं हैं, वर्सेस हैं, इसका कोई मीनिंग होता है, अरेंजमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग है वर्सेस का, कविताओं का, यहाँ कोई मतलब होता है, वो सारे वर्सेस एक यहाँ पे अरेंजमेंट में है, एक सिस्टमेटिक वे में, तो इसलिए इसको बोला जाता है वाइट यजुर्वेद। सो दिस इज दी यजुर्वेद। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लास्ट हमारा वेद होता है अथर्ववेद। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज्ञान का खजाना। तो इसको बोला जाता है नॉलेज स्टोर हाउस ऑफ द अथर्वंश। इसको बोला जाता है ज्ञान का खजाना या फिर नॉलेज स्टोर हाउस ऑफ द अथर्वंश। तो इस अथर्वंश का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसी फार्मूला लिखी गई हैं, ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसकी सहायता से बीमारियों से लड़ा जा सकता है और प्राकृतिक आपदाओं से यहाँ पे बचा जा सकता है। और जो हमारी एवरीडे यानी कि दैनिक जीवन जितने सारे प्रोसीजर हैं, वो सारी चीज़ें अथर्ववेद में लिखी गई हैं। और इसको बोला जाता है यहाँ पे वेदों का मैजिक फार्मूला। यहाँ देखिए वेदों का मैजिक फार्मूला इसको बोला जाता है। अथर्ववेद के अंदर साइमन्स हैं, चैंट्स हैं, प्रेयर्स हैं, जिसको यहाँ पे प्रेयर किया जाता है और यहाँ भजन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? यहाँ पे बीमारियों को रिमूव करने के लिए, यानी कि बचने के लिए, प्रोलॉन्गिंग लाइफ के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए, रिचुअल्स के लिए। और यहाँ पे 730 साइमन्स हैं, 6000 मंत्र हैं, 20 पुस्तक में डिवाइड किया गया है और इसको 3 उपनिषद में बांटा गया है। पहला हमारा है देखिए यम पी, पहला हमारे से क्या होगा? मुंडका उपनिषद, मंडुक उपनिषद और तीसरा हमारा है प्रश्न उपनिषद। तो इसको 3 उपनिषद में डिवाइड किया गया है। और जो यहाँ पे संहिता होती है अथर्ववेद में, तो इसमें बात किया गया सर्जिकल सिस्टम के बारे में, और जो यहाँ पे मेडिसिन होती है, ये सारी चीज़ें हमारी प्रभावित हैं किससे? अथर्ववेद से। तो इसमें ऐसे मंत्र लिखे गए हैं जिसकी सहायता से कई बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको घाव लग गया या फिर फ्रैक्चर हो गया, तो इसके बारे में दिया गया है किससे आप यहाँ पे ठीक हो सकते हो। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर मान लीजिए चोट लगी आपको, तो एक रोहिणी प्लांट होती है, इसकी सहायता से घाव को ठीक किया जा सकता है। और हमारे भारत की जितनी सारी मेडिसिन होती हैं, हेल्थ केयर होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अथर्ववेद से प्रभावित हैं। यहाँ पे अथर्ववेद होता है, ये हमारा बताता है वर्जिन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कैसे होते हैं, मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अब आगे देखिए, अब यहाँ अगला क्वेश्चन है उपनिषद। तो यहाँ पे वेदों के कंक्लूडिंग पार्ट को बोला जाता है उपनिषद। वेदों के कंक्लूडिंग पार्ट को बोला जाता है उपनिषद। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उपनिषद को पढ़ लिए, यानी कि आप पूरे वेद को पढ़ लिए, वेद का एम क्या है, गोल क्या है, इन सभी के बारे में बताता है क्या? उपनिषद। अब जो यहाँ होता है यूपी, यहाँ देखिए उपनिषद। तो जो यहाँ पे उप है, इसका जो प्रीफिक्स पार्ट है, इसका मतलब क्या होता है? नियरनेस होता है, यानी कि पास। और जो यहाँ पे नी होता है, इसका मतलब क्या होता है? टोटलिटी होता है, या फिर डिओटली होता है। इसको मिलाएंगे अगर आप, इसका मतलब क्या होगा? पास में ध्यान लगा के बैठना, पास में ध्यान लगा के बैठना। तो जो वहाँ पे टीचर होते थे, इस टीचर के पास, यानी कि गुरु के पास, एंशिएंट टाइम में गुरु के पास सारे स्टूडेंट पास में ध्यान लगा के उनकी बातों को सुनते थे, ताकि यहाँ पे कोई भी डाउट ना रहे, नो डाउट। ठीक, तो उस समय जो यहाँ पे टीचिंग होती थी, वो बहुत ही सीक्रेसी होती थी, रहस्यमयी टीचिंग होती थी। तो जिन व्यक्ति को, जिन स्टूडेंट को लगता था कि यहाँ पे इस उपनिषद को सीख सकते हैं, शिक्षा को सीख सकते हैं, उन्हीं को एजुकेशन दिया जाता था। अब जो यहाँ होता है उपनिषद, इसका मतलब क्या होता है? वेदांता होता है, यानी कि वेदों के अंत में। पूरा वेद पढ़ने के बाद वेद का गोल क्या है, पर्पज क्या है, इसके बारे में बताता है क्या? उपनिषद। तो यहाँ देखिए इसका सेंट्रल एम क्या है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो सेंट्रल एम, इसका अल्टीमेट गोल क्या होता था? मोक्ष होता था या फिर सुप्रीम ब्लिस होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि मोक्ष को या फिर परमानंद को प्राप्त करना। तो यानी पूरा वेद पढ़ने के बाद वेदों का गोल क्या है, वेदों का एम क्या है, ये सारी चीज़ें बताती थी उपनिषद। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे उपनिषद होता है, इसका टाइम पीरियड क्या है लिखने के लिए? मतलब 700 से लेकर के 400 BC के बीच में उपनिषद को लिखा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे उपनिषद कितने हैं? 200 हैं। लेकिन जो यहाँ पे मुक्तिको उपनिषद है, मुक्तिको उपनिषद, इसमें यहाँ पे 108 उपनिषद है। 108 में से 10 उपनिषद को बोला जाता है 10 उपनिषद, जो कि यहाँ पे ईसा है, केन है, कथा है, प्रश्न है, मुंडा है, मुंडक्य है, और यहाँ पे अतारिया है, चंडोक है, और यहाँ पे बृहद रंक्या है, बृहद रंक्या है। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे 108 उपनिषद है, किसमें? मुक्तिको उपनिषद में, मुक्तिको उपनिषद में। इसमें से 10 उपनिषद लिए गए ऋग्वेद से, 19 लिए गए यहाँ पे शुक्ल
यजुर्वेद से 32 लिए गए यहाँ पे, कृष्ण यजुर्वेद से 16 लिए गए हैं सामवेद से, और यहाँ पे 31 उपनिषद लिए गए हैं अथर्ववेद से लिए गए हैं। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए उपनिषद के मेजर थीम क्या है। तो यहाँ जो उपनिषद है यहाँ फिलोसफिकल को भी यानी कि फिलोसफी को भी और यहाँ पे रिलीजियस को भी शो करता है। ठीक, दूसरा बात यहाँ पे है कि वेदों के कंक्लूडिंग पार्ट को बताता है, वेदों के एक कंक्लूडिंग पार्ट को बताता है, कंक्लूडिंग पार्ट को बताता है। तीसरा ये हमारा ये है, ये ब्रह्म विद्या को बताता है, यानी कि ब्रह्म नॉलेज को बताता है, ब्रह्म विद्या को बताता है कि आप यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ल्ड क्या है, पूरा यहाँ पे संसार क्या है, आपकी मृत्यु कब होगी, आप कौन है, इन सभी के बारे में, यानी कि पूरे विश्व का भगवान के नेचर के बारे में बताता है कौन, उपनिषद। और जो यहाँ वेद होता है उस वेदों के पूरा एम क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसका एम क्या है, गोल क्या है, इन सभी के बारे में बताता है कौन, उपनिषद बताता है। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ दी उपनिषद। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ दी उपनिषद। देखिए हमें उपनिषद पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे उपनिषद पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे वेद को भी पढ़ लेंगे। अगर हम यहाँ पे उपनिषद को पढ़ते हैं यानी वेद के पूरे यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट को पढ़ लेंगे। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये ब्रह्म विद्या को बताता है, यानी कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है तब आप क्या हैं, गुरु हैं या फिर आचार्य हैं। ठीक, अगला पार्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे आत्मा क्या है, यहाँ पे अमर है, एटर्नल है, यानी कि यहाँ पे आत्मा क्या होती है, बार बार यहाँ पे जन्म लेती है। यानी कि जो यहाँ पे होता है उपनिषद ये बताता है किसके बारे में, रीबर्न के बारे में बताता है, यानी कि पुनर्जन्म के बारे में बताता है। और ये बताता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग उपनिषद कैन नॉट नो आवर इंडिया हिस्ट्री कल्चर, यानी कि बिना उपनिषद को पढ़े हम लोग यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री को और यहाँ पे इंडिया के कल्चर को यहाँ पे हम लोग जान नहीं सकते हैं। सो दिस इज दी उपनिषद इंपॉर्टेंस। और ये बताता है फिलॉसफी के बारे में। जो हमारा उपनिषद होता है किसके बारे में बताता है, फिलॉसफी के बारे में बताता है, लेकिन रिलीजन के बारे में नहीं बताता है, रिलीजन के बारे में नहीं बताता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द उपनिषद एंड थीम ऑफ द उपनिषद। अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण। रामायण क्या होता है, संस्कृत लैंग्वेज सबसे बड़ी क्या होती है, महाकाव्य होती है, सबसे बड़ी और सबसे पहले क्या है, महाकाव्य है। और रामायण के इंडिया में कई सारे वर्जन हैं, यानी कि बुद्धिज्म, सिख और यहाँ पे जैनिज्म है। रामायण को अपने तरीके से यहाँ पे अपनाए हैं। फॉरेन में क्या हुआ, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाई हो गया, लाओ हो गया, बर्मीज हो गया, मलेशिया हो गया। तो इन लोग जो है अपने तरीके से रामायण को अपनाए हैं। रामायण में राम के जीवन के बारे में और यहाँ पे जो है राजा थे कोसला के, उसके बारे में बताया गया है। और इसमें 24,000 क्या है वर्सेस हैं। और रामायण को ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और इसको रामायण को 7 कांड में या फिर 7 बुक में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा होता है बालकांड, जिसको बोला जाता है द बुक ऑफ द यूथ, यानी कि राम के बचपन के बारे में, राम यहाँ पे कैसे शिक्षा ग्रहण किए इसके बारे में बताया जाता है। दूसरा हमारा होता है अयोध्या कांड, जिसको बोला जाता है द बुक ऑफ द अयोध्या। तो यहाँ पे दशरथ की कोर्ट के बारे में, और जो यहाँ पे दशरथ जो है कैकई होती हैं, इनके बीच जो यहाँ पे कन्वर्जन होता है, यानी कि वचन को लेकर के। और जो यहाँ पे राम के जो यहाँ पे वनवास होता है इसके बारे में बताया गया है अयोध्या कांड में। तीसरा हमारा होता है अरण्य कांड। इसमें जो है देखिए अरण्य कांड, इसको बोला जाता है दी बुक ऑफ द फॉरेस्ट लाइफ। इसमें जो है 14 साल का जो वहाँ वनवास होता है, 14 साल का वनवास होता है। और जो यहाँ पे सीता का हरण होता है रावण के द्वारा, वो हमारा बताया गया है अरण्य कांड में। अब आगे देखिए, आगे हमारा किष्किंधा कांड। इसमें जो है इसको बोला जाता है दी बुक ऑफ द एम्पायर होली मंकीज। इसको बोला जाता है दी बुक ऑफ द एम्पायर होली मंकीज, यानी जो यहाँ पे राम है माता सीता की खोज में जब यहाँ पे किष्किंधा पहुँचते हैं तो सबसे पहले यहाँ मिलते हैं किससे, हनुमान जी के द्वारा। और हनुमान जी के द्वारा जो है सुग्रीव से क्या होता है, मिलन होता है। और सुग्रीव से मिलने के बाद यहाँ पे क्या होती है, बाली की हत्या हो जाती है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो इन सभी के बारे में बताया गया है किष्किंधा कांड में। अब आगे देखिए सुंदरकांड। अब यहाँ देखिए पांचवा हमारा होता है सुंदरकांड, जिसे बोला जाता है दी बुक ऑफ द ब्यूटीफुल, यानी कि हनुमान जी। इसका मतलब क्या होता है कि राम जो है जहाँ पे जाते हैं, यानी कि ऐसी सुंदर जगहों के बारे में बताया गया है जहाँ भगवान राम सीता माता के भ्रमण में जाते हैं, और किसके साथ, वानर सेना के साथ। तो यहाँ पे लंका पहुँचते हैं। तो इन सभी के बारे में बताया गया है सुंदरकांड में। अगला हमारा होता है युद्धकांड। इसको बोला जाता है द बुक ऑफ द वार। इस कांड में जो यहाँ पे रावण क्या हो जाती है, डिफीट, यानी कि हार हो जाती है राम के द्वारा। और यहाँ पे सीता माता आती हैं और यहाँ पे सब लोग जाते हैं कहाँ पे, अयोध्या में। और यहाँ पे राम का होता है राज्याभिषेक। तो इन सभी के बारे में बताया गया है युद्धकांड में। अगला हमारा होता है उत्तराखंड, यानी कि जो यहाँ पे राम का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि द राम लाइफ इन अयोध्या बनिशमेंट ऑफ द सीता, यानी कि राम के राज्याभिषेक के बाद जब यहाँ पे सीता माता क्या होता है,
यहाँ पे वनवास होता है। सीता माता क्या होता है, वनवास होता है, और इसके वनवास होने के बाद लव और कुश का यहाँ क्या होता है, जन्म होता है। ठीक। और यहाँ पे जब यहाँ पे लव कुश का युद्ध होता है तो इसी समय जब यहाँ पे राम आते हैं तब यहाँ पे राम और सीता क्या होता है, मिलन होता है। इसके बाद सीता माता का या तो धरती में समाहित हो जाती हैं या फिर इनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है, और इनकी मृत्यु के बाद सीता माता के जो यहाँ पे राम होते हैं यहाँ पे स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इन सभी के बारे में बताया गया है उत्तराखंड में। अब देखिए राम जो यहाँ पे रामायण है इसके पढ़ने के फायदे क्या होते हैं। देखिए जो यहाँ पे रामायण है इसके पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमें सबसे पहले रामायण को पढ़ना चाहिए और जो चीज़ हम सीखते हैं वो सारा चीज़ अपने जीवन में उतारनी चाहिए या फिर उसकी फॉलो करनी चाहिए। रामायण में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारा चीज़ अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि बुराइयाँ हमेशा जो यहाँ पे इविल्स होती है हमेशा सत्य से हार जाती है, और यहाँ पे हमेशा जीत किसकी होती है, सत्य की होती है। और इसीलिए यहाँ पे राम जो है राम जो इतने बड़े ज्ञानी से जो यहाँ पे रावण है इससे यहाँ पे जीत जाते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, अच्छी गुण होनी चाहिए। यहाँ पे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को हमेशा सत्य रास्ता चुननी चाहिए, ठीक, चुनना चाहिए। सो दिस इज दी मेन कंक्लूजन ऑफ दी रामायण। अब आगे देखिए महाभारत। अब यहाँ देखिए महाभारत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो संस्कृत महाकाव्य की दूसरी सबसे बड़ी महाकाव्य थी। पहला हमारा कौन सा था, रामायण था। अब हिंदू के बारे में जो यहाँ पे हिंदू के द्वारा महाभारत के टेक्स्ट के बारे में बताया गया है, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और महाभारत को ऋषि वेद व्यास के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। महाभारत में जो यहाँ पे लड़ाई होती है किसके बारे में दिखाया गया है, जो यहाँ पे दो कजन के ग्रुप थे, पहला हमारा था कौरव का और दूसरा हमारा था यहाँ पे पांडव लोग का। तो जो यहाँ पे कौरव लोग थे यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और जो यहाँ पांडव लोग थे ये हमारे पांडु के मतलब जो पांडु लोग थे इस पांडु क्या थे, पुत्र थे। तो दो कजन के बीच की लड़ाई के बारे में बताया गया महाभारत में। पहला हमारा कौरव है, दूसरा हमारे पांडव है। तो पांडव यहाँ पुत्र हैं पांडु के, और जो यहाँ पर कौरव हैं यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। अब यहाँ देखिए महाभारत में 1 लाख क्या यहाँ पे पोयम है और इसको 18 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। अब यहाँ देखिए कि महाभारत पढ़ने के बाद इसका इंपॉर्टेंस लेसन क्या है हमारे लाइफ में। देखिए महाभारत हमको पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं अपने दैनिक जीवन में। पहला हमारा होता है बीइंग काइंड हम्बल एंड दी जीनियस। इसके कहने मतलब यही हुआ कि अगर आप बहुत हम्बल हैं, बहुत काइंड हैं, तब इस संसार में आप आसान तरीके से जी नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कर्ण की लाइफ का। तो इन्होंने बताया कि संसार में जीने से पहले संसार को समझना चाहिए और उसी प्रकार से आपको यहाँ पे रहना चाहिए और यहाँ व्यवहार भी करना चाहिए। अब आगे देखिए इसका इंपॉर्टेंस। अब यहाँ देखिए महाभारत का जो यहाँ पे अगला थीम है, कंक्लूजन है पढ़ने का। तो उसका कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि अगर आपकी संगति बहुत ही खराब है तब आपके जो लाइफ का इमेजिन है उसके बियॉन्ड क्या हो सकता है, र्यून हो सकता है, मतलब यहाँ पे खत्म हो सकता है, ठीक, खराब हो जाएगा। कि जो आपने यहाँ पे इमेजिन किया अपने लाइफ का उसके पीछे जितना सारा इमेजिन है वो सारा चीज़ यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर आपकी संगति बहुत ही खराब है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है शकुनी का। तो जो यहाँ पे शकुनी था यहाँ पे कौरवों का मामा था। तो बचपन से ही एक कौरवों के पीछे लगा हुआ था उनकी समाप्ति को लेकर के, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और उनको बचपन से ही उनके मन में जहर भरता था किसके प्रति, पांडव के प्रति। इसलिए माना जाता है महाभारत इसीलिए हुआ। अगला हमारा है अनकंडीशनल सपोर्ट, यानी कि फ्रेंड को जो यहाँ पे दोस्त होते हैं उनको यहाँ पे अनकंडीशनल यानी कि हमेशा हमेशा यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए किसी भी कंडीशन में। जिस प्रकार से कृष्ण ने यहाँ पे सपोर्ट किया किसको, पांडव लोग को, और यहाँ पे जिस प्रकार से कर्ण ने यहाँ पे सपोर्ट किया किसको, कौरवों को। जबकि यहाँ पे कर्ण को पता था कि कौरव जो यहाँ पे थे यहाँ पे गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कर्ण जो है सपोर्ट किसको कर रहे थे, कौरव को, ठीक। और जो आपको पाना है, जो आपको ज़रूरत है उसके लिए आपको हमेशा लड़ना चाहिए। जिस प्रकार से पांडव का यहाँ पे हस्तिनापुर था राज्य। तो ये यहाँ देखिए यहाँ पे हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर, तो ये हस्तिनापुर राज्य किसका था, पांडवों का था। तो पांडव इसके लिए हमेशा लड़ते रहे, कभी रुके नहीं, और अंत में क्या हुआ, ये अपने राज्य को प्राप्त कर लिए। यानी कि जो आपको चाहिए, जो आपको सोच रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे हमेशा लड़ना चाहिए, हमेशा फाइटिंग करना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए, लगातार फाइटिंग करना चाहिए। अगला हमारा है कि आपको हमेशा इमोशनल नहीं रहना चाहिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे धृतराष्ट्र है, हमेशा अपने वियोग, अपने जो यहाँ पे पुत्र लोग हैं इनके प्यार में हमेशा एकदम व्याकुल थे, बहुत इमोशन थे, ठीक। तो उनके प्यार में, इनके लव में बहुत ही क्या हो गए, अंधे हो गए। जबकि पहले से अंधे थे, लेकिन अपने सन के हैप्पी के लिए बहुत ही क्या थे, व्याकुल थे, बहुत ही इमोशन थे। और इसलिए माना जाता है कि अगर ये जो धृतराष्ट्र थे अपने बेटे को बताते कि आप लोग सही से रहिए, ऐसे करिए, वैसे करिए थोड़ा सा, तब यानी कि ये जो महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध नहीं होता। अगर ये अपने पुत्र को बताते कि आप लोग ये काम नहीं करना चाहिए, अच्छा इस काम करना चाहिए, तब यहाँ पर युद्ध नहीं होता। लेकिन
अपने पुत्र के हैप्पीनेस के लिए हमेशा उन्हीं के पक्ष में बात करते थे। इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इसका अगला इंपॉर्टेंस है कि आपको हमेशा ज़िंदगी भर सीखना चाहिए, हमेशा ज़िंदगी भर सीखना चाहिए, और यही आपके जीवन क्या है, गिफ्ट है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन हमेशा सीखते रहे कृष्ण से, इंद्र से, तो उसी प्रकार से आपको भी हमेशा सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये आपका क्या होता है, गिफ्ट होता है। दूसरा आपका क्या है कि जब भी आप दोस्त बनाएं तो बहुत ही सोच समझ के बनाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो दोस्त होता है दुश्मन निकलता है। ठीक। अगला इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि महिलाओं को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ठीक। इसका अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि जो यहाँ पे हाफ नॉलेज होता है, कम नॉलेज होता है, ये कम नॉलेज यहाँ पे क्या हो सकता है, हानिकारक साबित हो सकता है। तो जब भी आप नॉलेज लें पूरा कंप्लीट लें, डीप लें। तो आज आपका पूरा ITCS यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्लास अच्छा लगा तो मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।